वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। क्लास 6 की आपकी हिस्ट्री की बुक है जिसका नाम है आवर पास्ट 1। इसको हम पढ़ रहे हैं और इसके चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3 पे हम पहुंच गए। कौन सा है लेक्चर नंबर? लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर 1 लेक्चर 3। ये जो आपकी बुक है हिस्ट्री की, ये हमने क्यों पढ़नी है ये भी हमने सीखा, और इसके पहले 2 लेक्चर्स में भी हमने बहुत सारी बातें सीखी। हमने क्या पढ़ना है ये सीख लिया, कहां से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है, हमारी हिस्ट्री क्या है हमने समझी, और वो हिस्ट्री कहां से शुरू होती है वो भी हमने जानी। अब हम जानेंगे ये हिस्ट्री शुरू कैसे होती है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि ये हिस्ट्री शुरू कब होती है। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और इसी की हम शुरुआत कर चुके हैं। पहले 2 लेक्चर्स में हमने बहुत सारी बातें सीखी। अब हम इस लेक्चर पे पहुंचे हैं तो इसमें भी आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। जितना हमने पहले पढ़ा था उसी से आगे की बात हम पढ़ते हैं। ठीक है, पीछे वाली सारी बातें आपको याद होंगी? बिल्कुल याद होंगी। हमने क्या क्या पढ़ा है, कोई बताएगा? एक बार सोच के बताओ, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। याद करो, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि हमने क्या पढ़ा। हम जब इसकी बात कर रहे थे कि क्या क्या कहां से शुरू हुआ, इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने ध्यान दिया नर्मदा नदी के बारे में। वहां से क्या शुरू हुआ, हमने देखा कि लाखों सालों से वहां पे लोग रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? शुरुआत के लोग क्या करते थे, वहां पे गैदरिंग करते थे, इकट्ठा करते थे, खाने को इकट्ठा करते थे क्योंकि उगाना नहीं आता था। शिकार करते थे, शिकार करके जानवरों को खाते थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा? बिल्कुल सही कहा, सुलेमान और किरथार जो रेंजेस हैं, जो पहाड़ियां हैं। कहां पे? हमने देखा वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले होती थी, और वहां हमने पढ़ने की कोशिश की कि वहां के जो लोग थे, वहां पे जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले क्या शुरू किया? एग्रीकल्चर शुरू किया। उन्होंने फसल को उगाना शुरू किया। वहां पे सबसे पहले उन्होंने व्हीट उगाया, बार्ले उगाया, यानी कि गेहूं और जौ उगाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या पढ़ा? हमने उसके बाद धीरे धीरे हमने सिटीज की तरफ। वहां पे क्या था? गांव, गांव जैसा था। वहां पे गांव जैसा था, वहां पे व्हीट और बार्ले उगाया। फिर हम आए विंध्या पर्वत की तरफ, और गैरो पर्वत, गैरो हिल्स और विंध्या हिल्स, इनकी तरफ हम आए। यहां पे हमने देखा विंध्या हिल्स के जस्ट नॉर्थ में हमने पढ़ने की कोशिश की। अपने मैप में देखते चलो साथ के साथ में जो जो नाम ले रहा हूं, ताकि आपको फिर से याद आए। विंध्या हिल्स, उसके जस्ट नॉर्थ में वहां पे राइस उगना शुरू हुआ। एग्रीकल्चर और ज्यादा डेवलप हुआ, राइस उगना शुरू हुआ। अब लोगों ने क्या सोचा कि चलो ठीक है, अब तो हमने फसल उगानी आ गई है, अब हम यहीं बसते हैं। धीरे धीरे गांव बने। गांव से फिर धीरे धीरे आप पहुंचो इंडस रिवर की तरफ। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ट्रिब्यूटरीज का क्या मतलब था ये सोच के जरूर बताना, जो मैंने बताया था। ठीक है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो नदियां हैं, उसके साथ जो नदियां हैं, वहां पे धीरे धीरे लोग बसने लगे। क्यों नदियों के सहारे बसे? हमने पहले नर्मदा नाम लिया, फिर इंडस नाम लिया, फिर हम गंगा पे आए। ये नदियों के नाम क्यों लिए? क्योंकि नदियों के आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ होती है, वहां पे फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। जब आदमी ने फसल उगाना शुरू कर दिया तो वो रिवर्स के आसपास रहना शुरू कर देगा, नदियों के आसपास रहना शुरू कर देगा। यहां से उसे पानी भी मिल जाएगा इजीली, और यहां पे वो क्रॉप्स भी इजीली उगा सकता है। तो इसीलिए वो नदियों के आसपास बसा। और सबसे पहले कौन सी नदी देखी हमने? इंडस रिवर देखी। सबसे पहले हमने देखी इंडस रिवर। यहां पे लोगों ने बसना शुरू किया, और यहां पे बसते बसते धीरे धीरे गांव से शहर बनने शुरू हो गए। तो इंडस रिवर के आसपास, इंडस नदी के आसपास धीरे धीरे शहर बनने शुरू हुए। और यही शहर कब बने? तो हमने देखे करीबन 4700 यानी 4700 ईयर्स अगो, आज से 4700 साल पहले। और फिर यही शहर हमें गंगा के आसपास भी दिखाई दिए, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास हमें दिखाई दिए। लेकिन यहां पे शहर बनने में टाइम लगा। यहां पे आज से 2500 साल पहले, यानी इससे करीबन 2000 साल के बाद हम यहां पे देखेंगे कि शहर बनने शुरू हुए। कहां पे? गंगा के आसपास, गंगा के तटीय इलाकों पे, और उसके साथ साथ गंगा और सोन जहां मिलती है वहां पे हमने एक शहर का नाम भी पढ़ा जो बड़ा फेमस था। क्या था उसका नाम? बिल्कुल सही, मगध।
मगध राज्य का यहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये शहर मिलके इन्होंने राज्य बनाने शुरू किए। बड़ा राज्य बना मगध। क्यों बना? क्योंकि यहाँ के राजा बहुत शक्तिशाली हुए, आसपास के शहर को जीत लाते थे और उसको अपने राज्य में मिला लेते थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये मगध राज्य का डेवलपमेंट शुरू हुआ और ये बहुत बड़ा राज्य बना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि हमारा पहले क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हमने डेवलपमेंट किया। याद रखना इन सब चीजों को, है ना, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि जो लोग थे वो ट्रैवल करते थे, ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और उसके भी बहुत सारे कारण देखे। किस लिए ट्रैवल करते थे? कई लोग अपने लाइवलीहुड के लिए करते थे। याद आ रहा है सब कुछ? बिल्कुल सही, ये लाइवलीहुड के लिए करते थे। कई लोग डिजास्टर से बचने के लिए, यानी कि आपदाओं से बचने के लिए करते थे, कि कहीं पे फ्लड आ गई यानी बाढ़ आ गई, या कहीं पे अगर हम देखें ड्रॉट आ गया या कि सूखा आ गया, सूखा पड़ गया, तो वहां खाने के लिए कुछ होगा नहीं, कहीं और जाएंगे। कई लोग एडवेंचर की वजह से भी करते थे कि उन्हें घूमना अच्छा लगता था और उन्हें घूमने का शौक था, नई नई जगह देखने का शौक था। और कई लोग किस लिए करते थे? कई लोग मर्चेंट्स होते थे, वो ट्रेडिंग के लिए करते थे, ट्रेडर होते थे, व्यापार के लिए करते थे, बिजनेस के लिए करते थे। वहीं पे धार्मिक गुरु जो होते थे, अपने इंस्ट्रक्शंस को पास करने के लिए, अपनी शिक्षाओं को पास करने के लिए, यानी जो अपनी जो धार्मिक गुरु जो अपने उपदेश देते थे, तो अपने उपदेश देने के लिए घूमते थे। तो बहुत सारे लोग देखे, ये लोग जो है ट्रैवल करते रहते थे इधर से उधर, और ट्रैवल आसान नहीं था करना, क्योंकि इंडिया की लोकेशन अगर हम देखें तो चारों तरफ से, ऊपर पहाड़ है, नीचे पूरा समुद्र है, कैसे पहुंचे? लेकिन फिर भी लोग जो है इतनी हिम्मत करके पहुंच जाते थे जैसे तैसे करके। इससे फायदा क्या होता था घूमने से? लोगों के घूमने से फायदा क्या हुआ कि लोगों, जो दूर दूर से जो लोग आए हैं, वो अपने विचार साथ में लेके आते थे, यहाँ पे आके अच्छी अच्छी बातें बताते थे कि हमारे यहाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है। यहाँ के लोग भी उनकी चीजों को सीखते थे। अलग अलग तरीके से लोगों ने खाना बनाना सीखा, अलग अलग तरीके से लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, रहना सीखा है, घर बनाने सीखे हैं, मूर्तियां बनानी सीखी हैं, पत्थरों को तराशना सीखा अलग अलग तरीके से। क्योंकि जो भी बाहर से आता वो अपने साथ एक नए विचार लेके आता था, नई चीजें लेके आता था, जिससे उनको धीरे धीरे ये चीजें अच्छी लगने लगी और वो उन्होंने उन चीजों को अपना भी लिया, है ना। तो ये सारी चीजें हुई लोगों के मूवमेंट की वजह से। अब हम उससे आगे चलेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि हमारा नेम्स ऑफ द लैंड, कि नाम पढ़े, फिर अलग अलग देशों के नाम पढ़ने लगे। कैसे पढ़े? जैसे हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया को जनरली इंडिया या भारत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कैसे पढ़ा इंडिया का नाम इंडिया और भारत, वो हम समझते हैं। टू ऑफ द वर्ड्स, दो शब्द, वी ऑफन यूज फॉर, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं फॉर आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लिए, आर इंडिया एंड भारत। इंडिया और भारत दो ऐसे शब्द हैं जो हम अपनी कंट्री के लिए यूज करते हैं। कभी हम अपनी कंट्री को इंडिया बोलते हैं, कभी भारत बोलते हैं ना, बिल्कुल। द वर्ड इंडिया, अब ये आए कहां से वर्ड? इंडिया कहां से पड़ा नाम और भारत कहां से पड़ा, इसको हम समझते हैं। जो वर्ड इंडिया है ना, इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। इंडस रिवर हमने पढ़ी, याद करो मैप में, एक बार फिर से मैप देखो, इंडस रिवर कहां पे? सबसे ऊपर दिखाई दी, बिल्कुल। तो ये जो रिवर इंडस है, ये जो इंडिया वर्ड आया है, ये इंडस रिवर की वजह से आया है। इंडिया जो वर्ड आया वो उसी इंडस रिवर की वजह से आया। उसको संस्कृत में कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको हम संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। इसी नदी को, इंडस नदी को, हम संस्कृत में सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जिसको हम इंडस रिवर पढ़ रहे हैं अभी तक, इसी नदी को हम संस्कृत में सिंधु रिवर यानी सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अगर आपके पास कोई मैप है वर्ल्ड का, तो उसको निकालिए, कहीं पे कहीं ना दिया होगा, वहां पे ईरान और ग्रीस को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ज्योग्राफी की बुक में आपको कहीं ना कहीं मैप दिख जाएगा, तो ग्रीस को ढूंढिए कहां पे है। तो ग्रीस हमें कहां दिखाई देगा? तो ग्रीस, ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है यहां पे, ठीक है, ये हमारा इंडिया है यहां पे।
है ना, ये हमारा इंडिया हुआ। इंडिया से जब इधर जाओगे तो यहां पे आपको पाकिस्तान क्रॉस करने के बाद ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है ईरान, ये है ईरान, ठीक है। देन उसके बाद ये पूरा ईरान नहीं है, ठीक है, ये ईरान का एरिया पहले जो है बड़ा होता था ईरान, लेकिन यहीं पे ईरान है हमारा, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखो ये जो ग्रीन सा दिखाई दे रहा है ये आपका ग्रीस है, देख रहे हो इंडिया से कितना दूर है, यहां पे ईरान है और यहां ग्रीस है, इतना दूर है। लोग यहां से आते थे इंडिया में, ये इंडिया है और यहाँ पे ईरान है, यहाँ ग्रीस है, इतनी दूर दूर से लोग घूमने आते थे। तो इसकी लोकेशन अगर आपके पास मैप है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मंगा लीजिए, अपने पापा मम्मी को बोल के एक ब्लैंक मैप मंगा लीजिए और इनको कहीं ना कहीं निशान लगा लेना कि यहाँ पे ईरान है और यहाँ ग्रीस है, ठीक है। चलो, द ईरानियन एंड ग्रीक्स, ईरान से जो आए वो ईरानियन, जो ग्रीस से आए वो ग्रीक, ठीक है, समझ में आया। ये जो ईरान से आए उसको हम बोल रहे हैं ईरानियन और जो ग्रीस से आए उसको हम बोल रहे हैं ग्रीक्स। जो ईरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2005 ईयर अगो, जो कि 2500 साल पहले आए। कहां से आए? नॉर्थ वेस्ट से आए। नॉर्थ वेस्ट में कहां से आए? ये इंडिया की लोकेशन है, तो ये वाला रास्ते से, यानी कि नॉर्थ इधर वेस्ट इधर, तो नॉर्थ वेस्ट से ये लोग आए इंडिया में। इंडिया में घुसने का उस टाइम पे जो रास्ता होता था खैबर पास यहां पे होता था, इस एरिया में, यहां से सब घुसते थे इंडिया में, ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में आए। कहां से आए? ईरान से आए, ग्रीस से आए, ये नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में आए करीबन 2500 साल पहले। एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, और उनको इंडस रिवर के बारे में पता था, सिंधु नदी के बारे में उन्हें पता था। जो ये लोग आए ईरान से और ग्रीस से, ये सिंधु नदी के बारे में, इंडस रिवर के बारे में जानते थे। कॉल्ड इट हिंदोज और इंडोज। क्यों? क्योंकि ये जो लोग आते थे ना, ये सै को है बोलते थे। जैसे सिंधु नदी है तो इसको हिंदू नदी या इंदु नदी ऐसे बोलते थे। सिंधु को सिंधु नहीं बोलते थे, सै को है बोलते थे। जो भी इधर से आते थे, तो इन्होंने इस सिंधु नदी को क्या बोलना शुरू किया? इस सिंधु नदी को इन्होंने बोला हिंदूस या फिर इंडस। और एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, और जो वो रिवर है उसके ईस्ट में, यानी कि इस साइड जो जमीन है, उसको उन्होंने क्या बोला? वॉज कॉल्ड इंडिया। उसको हमने इंडिया नाम दिया, उसको उन्होंने इंडिया नाम दिया। अब ये जो इंडस रिवर अगर मैं बनाऊं तो इंडस रिवर लगभग यहां से जाती है ऐसे। तो इन्होंने जब ये इधर से आए, इसका नाम इन्हों पता है सिंधु है, लेकिन इसको इंडोस या फिर हिंदोस बोलते थे। इन्होंने इसके ईस्ट में जो एरिया है, इस एरिया को इन्होंने बोला इंडिया। इस एरिया को इन्होंने बोला इंडिया, कि ये इंडिया है। तो कैसे नाम पड़ा इंडिया, हमने सीखा। इंडिया नाम देने वाले कौन थे? ईरानियन और ग्रीक्स। ईरानियन और ग्रीक्स जिन्होंने इंडिया को इंडिया नाम दिया। किसके नाम पे दिया? इंडस रिवर के नाम पे दिया, ठीक है। द नेम भारत, ठीक है, ये भारत को यहां पढ़ना भरत, ठीक है। ये जो भरत है, भरत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। ये जो भरत है, भरत हम नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों, कुछ लोगों का एक ग्रुप था, उन लोगों को हम भरत बोलते थे, ठीक है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। कहां रहते थे? नॉर्थ वेस्ट में जो इंडिया के लोग रहते थे, लगभग इस एरिया में जो लोग रहते थे, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने भरत बोलना शुरू किया, ठीक है। भरत बोलना शुरू किया। जो लोग यहां रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, जो लोग रह रहे हैं, इनको नाम दिया जाता था कि वो भरत हैं। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, और उन लोगों का नाम, वो भरत लोग जो वहां रहते थे, उनका नाम मेंशन्ड है, उनका नाम लिखा हुआ है। कहां पे? ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है? संस्कृत का बहुत पहले का एक कंपोजिशन है, यानी संस्कृत की बहुत पहले की एक रचना है। संस्कृत में लिखा गया ऋग्वेद कई सौ साल पहले। कितने साल पहले? लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया, और इसमें वो भरत नाम के जो लोग रहते हैं उनका मेंशन्ड है, उनके बारे में लिखा गया है कि यहाँ पे भरत नाम के लोग रहते हैं।
लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और इसी से हमने कंट्री का नाम डाल दिया भारत। भारत से हमने क्या रखा, कंट्री का नाम भारत रखा। क्या रखा, भारत। समझ में आया? इंडस का, ये इंडिया कहां से आया, इंडस रिवर से। किसने दिया, ईरानियन और ग्रीक ने। यहीं पे भारत कहां से आया, भारत पड़ा, भरत नाम के कुछ लोग रहते थे और उसका नाम ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, वहीं से कंट्री का नाम पड़ गया भारत। ठीक है, समझ गए? चलो, ये हमने समझा और मैप को भी हमने समझने की कोशिश की। अब उसके बाद फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, कि हम पास्ट को ढूंढे कैसे। अब हम पहुंचे हैं हाउ पे। हमने पढ़ा पास्ट क्या है, क्या है पास्ट, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि पास्ट कहां है, कौन सा पास्ट, कहां। हमने देखा कि कहां कहां पे, हमने अलग अलग जगह देखी जहां पे पास्ट शुरू होता है हमारा, वो सारी जगह जानने की कोशिश की कि कैसे लोग शिकार करते थे, शिकार से कैसे फसल उगानी शुरू करी, फसल उगाने के बाद विलेज बने, विलेज से शहर बने, शहर से बड़ा राज्य बना। ये हमने सीखा, ये हमारा पास्ट। ये कहां है, हमने चीज हर एक जगह को देखा। अब देखते हैं कैसे, कैसे हम जाने कैसे पास्ट के बारे में। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, इस पास्ट को जाने कैसे, कैसे इसको पहचाने, कैसे इसको समझें, कैसे इसको पढ़ें। पास्ट को कैसे पढ़ना है वो हम पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं फाइंडिंग, ढूंढने के। किसके बारे में, पास्ट के बारे में। अतीत के बारे में पता लगाने के बहुत तरीके हैं। अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में पता लगाने के बहुत तरीके हैं। ये बुक हमें क्या बताती है वो देख लेते हैं। 1, पहला इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स, कि आप उन बुक्स को ढूंढो, उन्हें बुक्स को ढूंढो और उन्हें पढ़ो दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, जो कि बहुत साल पहले लिखी गई थी। पहला तरीका तो यह है कि आप वो बुक्स ढूंढो जो बहुत साल पहले लिखी गई थी, तभी तो उसके बारे में पता लगेगा। जो उस टाइम पे जो बुक लिखी गई थी, पहले उन्हें ढूंढ के लाओ कि वो बुक कहां है जो इतने साल पहले लिखी गई थी, फिर उन बुक को पढ़ो। अब पढ़ने में क्या दिक्कत है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो आज हम यूज करते हैं लैंग्वेज, जो भाषा हम आज यूज करते हैं वो भी वही यूज करते हो। उनकी भाषा अलग हो सकती है, तो हम उनकी भाषा भी समझनी पड़ेगी, तब जाके हम उनकी बुक पढ़ पाएंगे। ठीक है, समझ में आई? हमें उनकी भाषा भी समझनी पड़ेगी, तब हम जाके उनकी बुक को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे पहला तरीका तो यह है कि उस बुक को ढूंढो, फिर उसे पढ़ने की कोशिश करो, समझ में आ जाए तो हमें पास्ट का पता लग जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये जो बुक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, इनको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है इसका भी मतलब समझते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, इनको हाथ से लिखा गया। ये जिस बुक की बात कर रहे हैं, जिसको हमने मैन्यूस्क्रिप्ट बोला, ये मैन्यूस्क्रिप्ट को हाथ से लिखा गया है। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेन्यू, जिसका नाम है, जिसका मतलब है हैंड। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट में मेन्यू जो है इसका मतलब होता है हैंड। तो हाथ से जो लिखी गई है, स्क्रिप्ट मतलब लिखा होना, लिखना, तो हाथ से जो लिखा हुआ है उसे हमने बोला मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, हाथ से लिखी हुई चीज को हमने क्या बोला? मैन्यूस्क्रिप्ट बोला। तो ये जो बुक लिखी गई है बहुत हजार साल पहले, जो हाथ से लिखी गई थी, इसको हमने क्या बोला? मैन्यूस्क्रिप्ट। दीज वर यूजुअली, आमतौर पर इन्हें रिटन, लिखा जाता था किस पे? ऑन पाम लीफ। पाम लीफ, पाम ट्री की लीफ पे। ठीक है, पाम ट्री की पत्ती लेके आते थे और उस पे लिखते थे, पत्तियों पे लिखते थे पुराने टाइम पे। तो ये पाम ट्री, इसकी पत्ती लेके आएंगे और इस पे आमतौर पे लिखा जाता था, और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, या फिर अगर इसकी पत्तियों पे नहीं तो स्पेशल यानी विशेष तरीके से तैयार की गई छाल पे। बार्क मतलब जो पेड़ों की जो छाल होती है उसको,
पेड़ों के ऊपर की जो स्किन होगी, जो छाल होगी, उसके ऊपर। तो या तो इस छाल पे लिखा होगा या फिर पत्तियों पे लिखा होगा। बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बिर्च। इस बिर्च ट्री की, इसको हिंदी में ब्रज भी बोल देते हैं ना, तो इस बिर्च ट्री की छाल पे भी लिखते थे लोग। तो यहां पे भी लिखते थे विच ग्रोज इन हिमालय। और ये ट्री कहां उगता है? ये हिमालय में उगता है। तो इतिहास जानने का एक तरीका, हमारे अतीत को जानने का एक तरीका कि हम क्या करें, हम उनकी बुक्स को ढूंढते हैं जो उन्होंने लिखी थी, फिर उसकी भाषा को समझेंगे, ठीक है। और जो उन्होंने बुक लिखी थी हजारों सालों पहले, उसे हम क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाथ से लिखी हुई बुक है। लिखते कहां थे? क्या पेज थे उस टाइम पे? जैसे हमारे पास पेज होते हैं, क्या उनके पास भी थी ऐसी कॉपी पेन होते थे? नहीं, वो उन्होंने पत्ते बनाए हुए थे, उन पत्तों पे लिखते थे। या फिर एक हम देखें बर्च ट्री, इसकी पेड़ की खाल निकालते थे, छाल निकालते थे, उस छाल पे लिखते थे, ठीक है। या तो पाम लीफ पे या फिर इस पे बर्च ट्री की बार्क पे यानी कि छाल पे लिखते थे। तो यहां पे वो लिखते थे और यहां पे इन्हीं बुक्स को वो लिखने की कोशिश करते थे। ये अगर हम देखें ए पेज फ्रॉम पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, ये वाला पाम लीफ की मैन्युस्क्रिप्ट के पेज है, ठीक है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 ईयर अगो। लगभग 1000 साल पहले इसको लिखा गया है। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस। जो पाम लीव होती थी उसको पेजों के हिस्से में काट दिया जाता था, पेज बना के काट दिया जाता था। एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक। और उसको फिर एक साथ, देखो यहां गड्ढा दिखाई दे रहा है, यहां पे सभी पत्तों पे गड्ढा करके उसको धागे से बांध देते थे, तो ये पेज टाइप बन जाता था, तो एक बुक बन गई पूरी, ठीक है। यहां पे गड्ढा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे सभी पत्तों पे एक साथ गड्ढा करके यहां पे उस सबको बांध देंगे। अब क्या है, इसको ऐसे जैसे हम पेज पलटते हैं, ऐसे ये लोग भी इसको पलटते थे, तो उनके लिए बुक बन गई, उनके लिए बुक बन जाती थी। टू सी ए बर्च मार्क मैन्युस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 37। ये तो पाम लीफ का देखा, लेकिन बर्च बार्क वाला जो मैन्युस्क्रिप्ट है, अगर आपको देखना है तो पेज नंबर 37 खोलिए, आपको ये इमेज दिखाई देगी। ये बर्च मार्क पे लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। बर्च बाग पे लिखी हुई, बर्च पेड़ पे जो लिखी गई जो है, उसकी छाल पे लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट है। ये इस टाइप से लिखा है, ठीक है। हमें पता लगा इनके बारे में कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे लिखते थे, देखो, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता था, उनके पास पेन पेपर नहीं होता था कि जैसे आज हमारे पास जब भी हम कहें कि हमारी कॉपी भर गई, पापा दूसरे ले आएंगे, उनके पास ऐसा नहीं होता था। पत्तों पे, पेड़ की खाल पे, छाल पे ऐसे लिखते थे वो, है ना। तो हमारी तरह नहीं था उनकी जिंदगी, उनका जीवन थोड़ा सा अलग था, ठीक है बच्चे, समझ में आया? चलो, ओवर द ईयर्स यानी कि सालों में अगर हम देखें आने वाले में, मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी गई, वो कुछ तो कीड़ों ने खा ली, सम वर डिस्ट्रॉयड, किन्हीं को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। किसी की स्क्रिप्ट किसी को अच्छी नहीं लगी आने वाले राजा को, उसने उसकी स्क्रिप्ट फाड़ दी, है ना। तो ये उनमें भी चलता रहता था। अगर उसने किसी राजा क्या करते थे, अपने बारे में लिखवाते थे कि मैं इतनी लड़ाई लड़ी, मैं इतना शक्तिशाली हूं, ये सब लिखवाते रहते थे। अब आने वाला राजा वो दूसरों की तारीफ क्यों सुनेगा, वो बोलेगा अच्छा इसकी तारीफ हुई है, इसको फाड़ो, वो फाड़ देगा, खत्म कर देगा उसको, बोले मेरी लिखो, वो अपनी लिखवा देगा, है ना। तो इस तरीके से जो पुरानी स्क्रिप्ट हैं, पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कुछ एक तो क्या हुई, कुछ एक तो कीड़ों ने खा ली। क्या आज तक बची रहेंगी? हजारों साल पहले लिखी हुई, भाई कीड़े भी तो हैं, उन्हें भी तो खाना चाहिए ना। तो कुछ तो उन्होंने खा ली और कुछ नष्ट कर दी गई। लेकिन मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन कुछ आज भी जिंदा है, कुछ आज भी अवेलेबल है, कुछ आज भी मौजूद है। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट आज भी मौजूद हैं, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, जो कि ज्यादातर अगर हम देखें अक्सर कहां पे सुरक्षित रखी गई, कहां पे प्रिजर्व की गई, टेम्पल्स में यानी मंदिरों में, मोनेस्ट्रीज यानी कि मठों में। मंदिरों में, मठ में, ऐसी जगहों पे जो बचाए रख दी गई, वो बची हुई है आज भी। लेकिन जो इधर उधर पड़ी रही, तो वो या तो नष्ट कर दी गई है या इंसेक्ट्स ने, कीड़े मकोड़ों ने खा ली,
ठीक है, ये हमने देखा कि कहां पे उनको प्रिजर्व किया गया, जो आज भी अवेलेबल हैं। दीज बुक, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, ये बुक डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, ये सभी तरह के सब्जेक्ट के उसमें लिखा गया। ऐसा नहीं कि राजा सिर्फ अपने बारे में लिखवाएगा, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है। जो हम आज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है उस टाइम भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ है? रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, धार्मिक मान्यताओं के बारे में, धार्मिक प्रथाओं के बारे में, कि उस टाइम पे धर्म के बारे में क्या क्या मान्यताएं थी। सबने अपने अपने टाइम के बारे में लिखा कि हमारे टाइम पे धर्म में ये चलता है, ये प्रथाएं चलती हैं, ये सब मानते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के बारे में, धार्मिक प्रथाओं के बारे में इन मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इन बुक्स में लिखा हुआ है। द लाइव्स ऑफ किंग, राजाओं की जिंदगियों के बारे में इसके में। राजा तो अपनी मर्जी से लिखवाते थे कि मेरी जीवनी के बारे में लिखो, ताकि लोगों को पता लगे कितना अच्छा राजा था, कितना शक्तिशाली राजा था। तो वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है, लोगों ने इलाज के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है कि कोई हो जाए तो कैसे करना। तो इलाज के बारे में लोग बहुत पहले से जानते थे, बहुत पहले से बहुत नॉलेज वाले, बहुत दिमाग वाले बंदे होते थे। ठीक है, तो मेडिसिन के बारे में लिखा, इलाज के बारे में, दवाइयों के बारे में लिखा, साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में भी लिखा। 1000 साल पहले से भी वैज्ञानिक लिखे हुए, वैज्ञानिकों ने इन चीजों को लिखना शुरू कर दिया। साइंस के बारे में ये बता दिया कि तारे होते हैं, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, कितने टाइम में घूमती है बताओ। उस टाइम पे हजारों साल पहले उन्होंने बता दिया, और हम आज भी पढ़ रहे हैं इसी चीज को। हमें आज भी याद नहीं होती, और इतने 1000 साल पहले इन लोगों ने उस चीज को लिख दिया। तो सोच सकते हो कितना दिमाग इन लोगों के पास होता था। बिसाइड्स, इसी के साथ देयर वर, और क्या क्या होता था? सिर्फ मेडिसिन, साइंस और ये लाइव्स ऑफ किंग नहीं, एपिक्स भी, यानी महाकाव्य भी होते थे। एपिक्स यानी कि 2 एपिक्स आपको पक्का पता होंगे, रामायण महाभारत, ये एपिक है, ये महाकाव्य है। जो बड़े बड़े काव्य हैं, बड़े बड़े, जिसमें हम देखेंगे बहुत सारे श्लोक एक बुक में रख दें तो उसे हम एपिक या कि महाकाव्य बोलते हैं। तो 2 एपिक का तो आपको पता है, रामायण महाभारत, तो ये उसमें भी लिखे जाते थे। जरूरी नहीं है सिर्फ इन्हीं के बारे में, तो एपिक्स भी लिखते हैं, यानी कि ये महाकाव्य भी हम लिख रहे हैं इसमें। पोयम्स भी लिख देते थे, नाटक यानी प्लेज भी हम लिख देते थे। मैनी ऑफ दीज, ज्यादातर इनमें से क्या है? मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, ज्यादातर इनमें से संस्कृत में लिखी गई है, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है संस्कृत लैंग्वेज हो। अदर्स वर इन प्राकृत, और कुछ इनमें से प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। प्राकृत में क्यों लिखी? जब संस्कृत लैंग्वेज है तो प्राकृत में क्यों लिखी? क्योंकि लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, ये जो प्राकृत लैंग्वेज थी वहां के आम आदमियों के द्वारा बोलचाल की भाषा थी। आम आदमी कौन सी भाषा में बात करता था आपस में? प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा में। तो आम लोगों के बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, इसीलिए कुछ बुक्स प्राकृत लैंग्वेज में भी, प्राकृत भाषा में भी लिखी गई है। ठीक है बच्चे, समझ में आया? चलो आगे पढ़ लेते हैं। एंड तमिल, कुछ तमिल में भी लिखी गई है, कुछ तमिल में भी लिखी गई है। बताओ इसमें कोई दिक्कत थी? नहीं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गई ये चीजें। वेरी गुड, चलो हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ सकते हैं। अभी हमने पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा क्या? मैन्युस्क्रिप्ट, एक तो हमने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जो हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखी गई जो बुक है वो है मैन्युस्क्रिप्ट। और उसके अलावा हम तो इनको पढ़ ही सकते हैं, इसके अलावा हम हिस्ट्री को समझने के लिए इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकते हैं। वी कैन स्टडी इंस्क्रिप्शन, कि हम इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ सकते हैं। अब ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट तो हमने पढ़ लिया कि हाथ से लिखी गई जो बुक होती थी उन्हें हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे। अभी मैं बोल रहा हूं कि हम इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के भी हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। ये इंस्क्रिप्शन क्या है? ये इंस्क्रिप्शन क्या है? तो ये क्या है? दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। ये लिखे गए हैं किस पे? हार्ड सरफेस पे, मजबूत सतह पे लिखी गई चीजें हैं।
जैसे स्टोन और मेटल, जैसे पत्थर पे लिख दिया, मेटल पे लिख दिया, उस पे हम गुदवा देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल टाइट से, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। जैसे अगर हम देखें, ये दिखाई दे रहा होगा, ये मेटल है या पत्थर है, इस पे देखो कितने मतलब पत्थर पे ही गुदवा दिया, पत्थर पे बड़े वो हम कहें कि किसी नुकीली चीज से लिख दिया, इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं हम इंस्क्रिप्शन। ठीक है बच्चे, किसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन? जो इस तरीके से लिखवाया जाए उसे हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम देखें कि जो हार्ड सरफेसेस पे जो लिखवा रहे हैं, हार्ड सरफेसेस पे जो लिखवा रहे हैं, जैसे चाहे पत्थर की सरफेस हो या फिर मेटल की सरफेस हो, और इस तरीके से लिखवाया जाए कि वो परमानेंट रहे, है ना, ताकि उसको मिटाया से हाथ से ना मिटा सके। तो इस तरीके से जो लिखवाया गया उसे हमने इंस्क्रिप्शन बोला। तो या तो बुक पढ़ लें हम हिस्ट्री को समझने के लिए, या इंस्क्रिप्शन पढ़ लें। अब ये इंस्क्रिप्शन भी लिखवाते थे समटाइम्स। कौन लिखवाता था? समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड। कई बार, कुछ बार तो राजा अपने जो आदेश होता था वो इस तरीके से पत्थर में या मेटल में, धातु में इंस्क्राइब करवा देता था, गुदवा देता था कि ये देखो ये मेरे ऑर्डर हैं। ठीक है, और उसको कहां? पब्लिक प्लेस में लगा देता था, कहीं पे भी चौराहे पे जाके लगा देगा पत्थर में लिखवा के। क्यों? ताकि कोई आता जाता हुआ उसे मिटा ना सके, सबको उसको पढ़ना होता था। उसमें क्या होते थे? सो दैट पीपल कुड सी, ताकि लोग उसे देख सकें, रीड पढ़ सकें, एंड ओबे यानी कि उसका पालन कर सकें। तो कई बार तो राजा इंस्क्राइब करवाते थे पत्थरों में कि ये मेरा आदेश है, तुम पढ़ो, देखो और इसका पालन करो। ये राजा लिखवाते थे कई बार। तो वही हमें आज मिल जाते हैं तो पता लग जाता है, अच्छा राजा ने उस टाइम पे यह आदेश दिया था, तो हमें पता लग जाता है कि राजा कैसा होगा। उसके आदेश से हमें समझ में आता है कि राजा कैसा होगा, वहां पे किस तरीके से राज करता होगा, कहां कहां राज करता होगा, वो सारी चीजें हमें इन इंस्क्रिप्शन से पता लग जाती है ना। मान लो कि ये इस एरिया में एक इंस्क्रिप्शन यहां मिला, एक यहां मिला, एक यहां मिला, एक यहां मिला, तो हमें पता लग जाएगा कि राजा इस जगह पे तो राज करता ही था कम से कम, और वो किस तरह के आदेश थे वो भी हम देख लेंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि राजा के आदेश किस तरह के होते थे, सबको डरा धमका के रहता था या प्यार से रहता था, सब पता लग जाएगा। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, और इसी के साथ साथ जरूरी नहीं है कि सारे राजा के द्वारा बनाए जाएं, कुछ और तरह के इंस्क्रिप्शन भी हैं, वेयर जहां पर मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत, आम आदमी या आम औरत कोई भी, इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन यानी कि राजा और रानी को मिला के जो बाकी जो आदमी और औरत है वो भी रिकॉर्डेड, उन्होंने भी उसमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर दिया, लिख दिया, व्हाट दे डिड, जो भी उन्होंने किया। कोई अगर बताना चाहे किसी को तो वो भी उसको लिख के रख देगा। किसी को लगे कि आज किसी को लग रहा है कि मेरे पोतों को है ना मेरे बारे में पता होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से पत्थर पे इंस्क्राइब करके ले रख देगा ताकि उसके आगे आने वाली पीढ़ियों को पता लग सके, देखो उन्होंने ये काम किया था। तो जो भी वो काम करते थे कोई भी आम इंसान भी उसको लिखवा देता था उस टाइम पे। तो ये भी हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, राजा जिन भी लड़ाइयों में, बैटल्स में, बैटल मतलब लड़ाई जो भी होती थी, युद्ध जो होता था, बैटल मतलब युद्ध, युद्ध में विक्ट्री यानी कि जो जीत उन्हें मिली, तो युद्ध में जितनी भी जीत होती थी, जितनी भी उसकी विजय होती थी, उन सब के बारे में क्या किया, उन सब के बारे में क्या है, राजा अक्सर लिखवा के रख देता था ताकि उसको ये लगे कि मेरा नाम होगा। जहां पे भी लोग मेरा नाम सुनेंगे वो कहेंगे अच्छा ये तो बहुत शक्तिशाली राजा था, इसने बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे युद्ध जीते। तो जितने भी इनकी जीत होती थी उनको इंस्क्राइब करवा देते थे, लिखवा देते थे ये लोग। ठीक है, ये चीज हमने सीखी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये? एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स। तो ये पुराना इंस्क्रिप्शन है, लगभग 2250 साल पुराना है, एंड वाज फाउंड इन कांधार। कांधार में ये मिला था जो कि आजकल अफगानिस्तान में। लगभग 2250 साल पुराना ये इंस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो ये क्या है, ये कहां है, कांधार यानी कि अफगानिस्तान में ये मिला था पुराना इंस्क्रिप्शन। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। और ये एक राजा के आदेश पे
इंस्क्राइब करवाया था, इस पे लिखवाया गया था। कौन से राजा के? किंग अशोका, राजा अशोक के आदेश पे ये इस पे लिखवाया गया था। ठीक है, कैसे पता लगा? कहीं ना कहीं इस पे नाम लिखा होगा, है ना कुछ उन्होंने पढ़ा होगा, तभी उन्होंने बोला कि राजा अशोक के नाम पे ये लिखवाया गया था। ठीक है, यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। हम भी राजा अशोक के बारे में पढ़ेंगे 8वें चैप्टर में। जब हम 8वें चैप्टर में पहुंचेंगे तो हम इस राजा अशोक के बारे में पढ़ेंगे जिसने लिखवाया था। व्हेन वी राइट एनीथिंग, जब हम कुछ भी लिखते हैं तो वी यूज अ स्क्रिप्ट, हम एक लिपि का यूज करते हैं। जैसे मैंने ABCD लिखा, ABCD, तो मैंने किसी लिपि का यूज किया। जो हम लिखने की जो शैली होती है, हमारी जो लिखने की जो शैली है उसे लिपि बोलते हैं। जिस भाषा में हम लिख रहे हैं, लिखने की जो एक तरीका होता है। कई लोग ऐसे डिजाइन बना के पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, समझ में नहीं आता है ना, कुछ भी लिखते चले आते हैं। तो वो उनकी लिखने की शैली है, वो लिखने का तरीका है। और जो लिखने का जो तरीका होता है उसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, या हिंदी में उसे लिपि बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं, उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। हिंदी में जो हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं देवनागरी लिपि। बोलते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अलग अलग, जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो हम एक स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, हम एक लिपि का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर एंड साइन, और उस लिपि में, उस स्क्रिप्ट में हम कुछ लेटर्स का यूज करते हैं और कुछ साइंस का, यानी कि संकेतों का या चिन्ह का भी यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे एक क्वेश्चन लगाना है तो लास्ट में मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, तो ये लेटर तो नहीं है लेकिन एक साइन है, जिसको देखते ही मुझे पता लग जाएगा कि कोई ना कोई क्वेश्चन है ना। तो इस तरह के साइन का यूज भी हम लिखते टाइम करते हैं, और कुछ लेटर्स का यूज करते हैं। A से लेकर Z तक हम बहुत सारे लेटर हैं, 26 लेटर का हम यूज करते हैं, है ना, ये हमने देखा। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक, और जो लिखा हुआ है जब मैं उसे बोलूं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो वी यूज अ लैंग्वेज, तो हम एक भाषा का यूज करते हैं। जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश में जो लिखा हुआ है इंग्लिश में पढ़ रहा हूं और आपको हिंदी में बता रहा हूं, तो मैं दो भाषाओं का यूज कर रहा हूं, इंग्लिश पढ़ने के लिए, हिंदी बताने के लिए, है ना। तो जो लिखा है, लिखने की शैली को मैंने बोला स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट, लिपि, और जो मैं बोल रहा हूं वो है भाषा, वो है भाषा। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 2 अलग अलग लिपियों में, यानी 2 अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा गया है। 2 भाषाओं में इसको पढ़ा जाता है। कौन कौन सी? तो देखते हैं। 2 भाषाएं हैं जिसमें इसको पढ़ा जाएगा। 2 अलग अलग स्क्रिप्ट हैं, इसको पढ़ने के लिए 2 अलग अलग भाषाएं हैं। ग्रीक, जो ऊपर लिखा गया है यहां से लेके यहां तक, ये है ग्रीक। आप इसको ध्यान से देखोगे बुक में, आपको इसमें और इसमें अंतर समझ में आ जाएगा। ये अलग लिपि है, ये अलग लिपि है, समझ में आ जाएगा। जैसे हमें इंग्लिश और हिंदी देख के समझ में आता है कि ये अलग तरीके से लिखा है, ये अलग तरीके से, ऐसे ही ये भी अलग तरीके से किसी और भाषा में, ये भी किसी और भाषा में। ये ग्रीक है जो ऊपर लिखी गई है, ठीक है, और जो नीचे लिखी गई है वो है अरामैक। नीचे अरामैक में लिखा गया है। क्यों लिखा? क्या राजा अशोक ने ये जो कांधार में मिला उनको इस भाषा में क्यों लिखना पड़ा, ग्रीक में और अरामैक में क्यों लिखना पड़ा? क्यों? क्योंकि वहां के लोग ये भाषा जानते थे, इसीलिए वहां के लोगों को आदेश देना था तो उन्हीं की भाषा में लिखवाया। वहां के लोगों को आदेश देने के लिए उन्हीं की भाषा का यूज किया गया, इसीलिए उन्हीं की भाषा में उसने लिखवा दिया। तो हमने मैन्यूस्क्रिप्ट समझा और इंस्क्रिप्शन समझा। इसमें हम पढ़ सकते हैं इतिहास को। ठीक है बच्चे, तो कैसी लगी आज की क्लास आपको? आपको आज की क्लास भी अच्छी ही लगी होगी, है ना बच्चे। जो भी चीज नहीं समझ में आती आप कमेंट में लिखिए, हम उसका बिल्कुल आपको दोबारा से आप तक पहुंचेंगे और आपको उसका जवाब देंगे कि आपको जो चीज नहीं समझ में आती है हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अपने उन दोस्तों को भी बताएं जिन्हें ये चीज थोड़ा सा कम समझ में आती है, जिनका इसमें कम इंटरेस्ट है। जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट बना, जैसे आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं, वैसे उन्हें भी समझ में आएंगी अगर आप उन्हें हम तक लेके आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे और आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।